हेलो साथियों, मैं विमल आप सभी का अपने परिवार आरबी स्टडी आईक्यू में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं साइंस का पार्ट 1, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे तरंग गति। तो तरंग गति में सबसे पहले हम बात करते हैं यांत्रिक तरंगें, यानी हमारी जो तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं। तो आपको पता होगा कि जो भी हमारी साउंड है होती है, ठीक है, लाइट होती है, कुछ भी हो, और आप काम कह सकते हैं कि जो भी आपने देखा हो, जैसे टॉर्च वगैरह जलाते हैं तो एकदम से लाइट जैसी जलाते हैं एकदम से बहुत फास्ट तरीके से वो पहुंच जाती है जहाँ भी अपना आप मतलब टारगेट कर रहे हो उसे वहाँ पे। या फिर आपने देखा हो जैसे एरोप्लेन वगैरह जा रहा हो तो उसकी साउंड जो होती है वो हमें सुनाई दे जाती है, ठीक है। तो जो वो चलते हैं ये सारे सारे किस फॉर्म में चलते हैं, तरंग में, ठीक है। तो तरंग गति तो मेरे ख्याल से आप हर किसी को जान पता ही है। अब इसमें बात कर लेते हैं यांत्रिक तरंगें, यानी यांत्रिक तरंगें हमारी क्या होती हैं। तो इसमें यांत्रिक तरंगों में सबसे पहले हम ये देखते हैं जो यांत्रिक तरंगें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो यांत्रिक तरंगें हमारी दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरी अनुदैर्ध्य तरंग। पहली अनुप्रस्थ तरंग होती है, दूसरी अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग होती क्या है, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, जब किसी माध्यम में तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने के दिशा के समांतर होती है तो इस प्रकार की तरंगों को क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं, ठीक है। यानी जिस दिशा में जो तरंग है वो गति करते हुई जा रही है, ठीक है, इस तरीके से, और उसी दिशा में जो माध्यम है, ठीक है, माध्यम उसके भी कण इसी दिशा में अगर इस तरीके से गति कर रहे हैं तो ये तरंग जो होगी वो क्या कहलाती है, अनुदैर्ध्य, हाँ, आपकी अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, जिसे हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, हिंदी में अनुदैर्ध्य तरंगे। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या क्या दे रखा है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं, चलो देखो, ठीक है। तो इसमें दे रखा है उदाहरण में वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप में उत्पन्न तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, ये सारी सारी कौन सी होती है, हमारी अनुदैर्ध्य तरंगे। तो हमें क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है इस तरीके से, हमें ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे नहीं है। तो ऑप्शन इस तरीके से लिखे होंगे आपके, वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप में उत्पन्न तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, या दे देगा कि इसमें से कोई एक चौथा ऑप्शन अलग से दे देगा, ठीक है। तो वो हमें देख के वहां से एक सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर हमारा सही हो सकता है। तो यहाँ पे अब बस आपको इतना याद रखना है कि जो वायु में उत्पन्न तरंगे होती है वो कैसी होती है, हमारी अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। ऐसे भूकंप में जो भी तरंगे उत्पन्न होती है वो भी हमारी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, और स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे भी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये जो अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये थोड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आपको याद रखना है। और ये सोचो कि आपको एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे, गैस पे वो कौन सी तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं, ठीक है, गैस में कौन सी तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। तो आपको पता है, मैंने भी बताया था वायु में, ठीक है। तो वायु भी तो एक तरीके की गैस है, तो उसमें कौन सी तरंगें मैंने बताई थी, ठीक है। तो आपको सर अनुदैर्ध्य तरंगें बताई थी। तो यहाँ गैस में कौन सी तरंगें उत्पन्न की जा सकती, अनुदैर्ध्य तरंगें, ठीक है। और पूछा जाए कि सितार में कौन सी तरंगें उत्पन्न होंगी, तो सितार में कौन सी उत्पन्न होंगी, अनुप्रस्थ तरंगें, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। इसमें देखो विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती है, नहीं, यानी इन तरंगों को कोई भी किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और जो हमारी यांत्रिक तरंगें होती हैं उन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती उन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसमें बात कर लेते, देखो ये चीज लिखी होगी इसमें लिखा है इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये तरंगें निर्वात में चल सकती हैं, ठीक है। निर्वात मतलब ऐसी जगह जहाँ कोई एयर ना हो, बाहर से कोई वायु का दबाव ना हो, ठीक है, तो वो निर्वात वो होता है। अब यहाँ पे देखो आगे उन्होंने ये भी लिखा कि ये जो तरंगें प्रकाश की गति से चलती हैं, ठीक है। तो प्रकाश की गति आपको पता होगी कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति
सेकेंड है, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, यानी इतनी स्पीड से ये चलती है प्रकाश की गति से। कौन सी तरंग? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, कि पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे प्रकाश की गति से चलती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो है वो किससे चलती हैं? प्रकाश की गति से, ठीक है। प्रकाश की गति कितनी होती है वो मैंने बता दिया, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब चलो इसमें और आगे बात कर लेते हैं। और ये जो तरंगे होती हैं वो कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे होती हैं, ठीक है। कैसी? अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे होती हैं। और आपको इसमें एक पॉइंट और याद रखना है कि जो तरंगे ये होती हैं, ठीक है, जो ये तरंगे हैं, जो प्रकाश है, ठीक है, वो किस तरंगों के रूप में चलता है? तो आपको याद रखना होगा जो प्रकाश है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाएगा जो प्रकाश है वो किस तरंगों के रूप में संचरित होता है। पहले फर्स्ट ऑप्शन दे देगा यांत्रिक तरंगे, दूसरा दे देगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे, और तीसरा ऑप्शन दे देगा कि बोथ, और चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें से? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। जो प्रकाश है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। अब यहाँ से इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो आपकी जैसे बिजली, जब बादल होते हैं, पानी बरसता है तो बिजली तड़ाती है, ठीक है, तो उससे जो लाइट आती है वो किन तरंगों के रूप में आती है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। अब यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन पे हम बात कर लेते हैं। देखो, अब इसमें दे रखा है रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सी तरंगे, यानी जो रात्रि में देखने के लिए कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं? तो कौन सी करते हैं? अवरक्त तरंगों का, ठीक है, अवरक्त तरंगों का। ये सोचो, ये क्वेश्चन सारे जो पॉइंट में बता रहा हूँ बाद में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो इन्हें अच्छी तरीके से याद रखना। नेक्स्ट है, आंतों के रोगों के निदान में उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो आंतों, यानी आंतों के जो सर्जन होते हैं वो किन तरंगों का उपयोग करते हैं, ठीक है, किन किरणों का उपयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? एक्स किरणों का, ठीक है। जैसे आंतों वगैरह में आपने देखा होगा कि उसके इलाज के लिए कुछ उसमें परेशानी हो जाती है, तो उसमें कौन सी किरणों का उपयोग करते हैं? एक्स किरणों का, ठीक है। अब इसी तरीके नेक्स्ट पॉइंट है सीटी स्कैन, ठीक है। सीटी स्कैन तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों ने सुना ही होगा नाम। तो इसमें जो प्रयोग में लाई जाती है किरणें वो भी कौन सी होती है? हमारी एक्स किरणें। नेक्स्ट है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयुक्त तो होगी, ठीक है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए कौन सी किरणें प्रयुक्त होती है? तो आपको याद रखना है कौन सी किरणें? एक्स किरणें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, ठीक है। अगर कोई भी परेशानी हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आज जो मैंने क्वेश्चन लिए उनका बेस्ट कलेक्शन है। मैंने इस तरीके से क्वेश्चंस को कराया कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, और मैंने पूरी पीडीएफ इसी तरीके से सेलेक्ट की है। पहले उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसके बाद जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको मैंने नोट डाउन किया, और उसे बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करना है। तो जिस भी स्टूडेंट को वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे ये अच्छी चीज़ आपके दोस्त जो भी हैं उन्हें भी मिल जाए, ठीक है, उनके पास भी ये चीज़ें पहुंच जाए। और जिस भी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। अब इन पे बात कर लेते हैं आगे, ठीक है। अब इनसे बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे, यानी कौन कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं और किस, ठीक है। अब कर लेते हैं इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों में हम इनकी खोजकर्ता, ठीक है, और इनका क्या क्या उपयोग है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें देखो, फर्स्ट दे रखी है हमें गामा किरणें, ठीक है, गामा किरणें दे रखी हैं। इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? बेकुरल ने, ठीक है, साइंटिस्ट बेकुरल ने। इनकी जो तरंग दैर्घ्य है, ठीक है, वो कितनी होती? 10⁻⁻4 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम तक इनकी तरंग दैर्घ्य परास होती है, ठीक है। तो एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ से इनकी जो भेदन क्षमता होती है वो कैसी होती है? सर्वाधिक होती है, ठीक है। जो हमारी गामा किरणें हैं उनकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, और इसका उपयोग जो करते हैं नाभिकीय अभिक्रियाएं तथा
कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाती है। इनका उपयोग नाभिकीय अवक्रियाएं तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सबसे मेन जो पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि इनकी जो भेदन क्षमता होती है वो कैसी होती है, सर्वाधिक होती है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है एक्स किरणें। ठीक है, नेक्स्ट एक्स किरणें दे रखा है, इसमें पूछा गया। ठीक है, इसमें आपको खोजकर्ता दे गए, तो खोजकर्ता कौन है, रोंटजन खोजकर्ता है इसके। ठीक है, उसकी तरंग दैर्घ्य परास दे रखी 1 एंगस्ट्रॉम से कितनी, 1000 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक इसकी क्या दे रखी है हमें, तरंग दैर्घ्य परास दे रखी है। उसका उपयोग किसमें होता है, एक्स किरणों का, चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है, अभी मैंने डिस्कस किया था आगे, यानी आंतों में और इसका सीटी स्कैन करने में एक्स किरणों का प्रयोग होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 देखो, पराबैंगनी किरणें दे रखा है। पराबैंगनी किरणें, इसकी जो खोज की है वो किसने की है, रिटर ने। ठीक है, वैज्ञानिक रिटर ने इसकी खोज की है। और इसकी जो तरंग दैर्घ्य परास है वो कितनी है, 1000 एंगस्ट्रॉम से कहाँ तक, 4000 एंगस्ट्रॉम, यानी 1000 नहीं, 100 एंगस्ट्रॉम से कितनी, 4000 एंगस्ट्रॉम तक इसकी क्या है, हमारी तरंग दैर्घ्य परास है। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें नेक्स्ट दे रखा है, अदृश्य लिखावट को देखने में इसका उपयोग होता है, अंगुली के निशानों का पता लगाने में, नकली करेंसी का पता करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में, बैक्टीरिया को नष्ट करने में। ठीक है, अब चल नेक्स्ट देखते हैं, दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश की खोज किसने की थी, तो वैज्ञानिक न्यूटन ने। ठीक है, दृश्य प्रकाश की खोज वैज्ञानिक न्यूटन ने की। इसकी जो तरंग दैर्घ्य परास है वो कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। और इससे हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। दृश्य प्रकाश जैसे कोई भी वस्तुएं, ठीक है, हमें तभी तो दिखाई पड़ती हैं जब उस पर जो लाइट आती है वो टकरा के हमारी आंखों को क्या करती है, आंखों में रिटर्न आके हमारी आंखों में पहुंच जाती है, रेटिना पर जाके इमेज बनती है, तभी तो वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो दृश्य विकिरण की वजह से हमें वस्तुओं को देख पाते हैं। आगे है नेक्स्ट, अवरक्त विकिरण। विकिरण, ठीक है, तो इसकी खोज किसने की, वैज्ञानिक हर्शेल। और इसकी जो तरंग दैर्घ्य परास है वो कितनी है, 7800 से 10⁻7 एंगस्ट्रॉम तक। और ये इनका उपयोग क्या है, ये किरणें क्या करती है, ऊष्मीय विकिरणें जिसे वस्तुओं पर पड़ती हैं उस वस्तु का क्या बढ़ जाता है, ताप बढ़ा देती है। यानी कहने का मतलब ये कि जिस वस्तु पर पड़ जाती है उस वस्तु का क्या हो जाता है, ताप में वृद्धि हो जाती है। इसका उपयोग क्या करते हैं, कोहरे में फोटोग्राफी एवं रोगियों की सिकाई करने में, टीवी के रिमोट कंट्रोल में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया है कि टीवी के रिमोट कंट्रोल में कौन सी किरणों को प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कौन सी, अवरक्त किरणें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना है इस पर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, इसमें देखो नेक्स्ट है लव रेडियो तरंगे। ठीक है, लव रेडियो तरंगे, तो इसकी जो खोज की थी किसने की थी, हेनरिक हर्ट्ज। हेनरिक हर्ट्ज ने इसकी खोज की थी। और इसकी जो तरंग दैर्घ्य परास है कितनी है, 10⁻7 से 10⁻10 एंगस्ट्रॉम तक इसकी तरंग दैर्घ्य परास है। और इसकी जो उपयोग करते हैं इसका, हम वो किसमें करते हैं, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि टेलीफोन में कौन सी किरणों का उपयोग होता है, लव रेडियो तरंगे। ठीक है, और आपकी दीर्घ रेडियो तरंगे भी उपयोग होती है। ठीक है, तो दीर्घ की भी बात कर लेते हैं, दीर्घ रेडियो तरंगे, इसकी जो खोज की थी किसने की थी, मार्कोनी ने। और इसकी जो तरंग दैर्घ्य परास है कितनी, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम से 10⁻14 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, और इसका जो उपयोग होता है वो किसमें होता है, रेडियो एवं टेलीविजन में। ठीक है, रेडियो एवं टेलीविजन में। तो ये था आपका आज पूरा आपका तरंगों से रिलेटेड पूरा एक चैप्टर नहीं कह सकते, पूरा हम कह सकते हैं टॉपिक। ठीक है, उसे बहुत अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किया। तो जिस भी दोस्त को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे जो भी हमारी वीडियो और आने वाली है आप तक आसानी से पहुंचती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।